ये देखिए इंस्पेक्टर साहिबा, आज का पेपर। ये खबर पढ़ी है आपने? खूनी किताब ने ली एक और जान। इंस्पेक्टर साहिबा नूर अपना चश्मा लगाते हुए, ओ माय गॉड, फिर से एक और मौत। में जल्द से जल्द कोई सख्त एक्शन लेना होगा, नहीं तो शहर की जनता का भरोसा हम पर से उठ जाएगा और कानून सच में अंधा साबित हो जाएगा। इतनी बातें करके सब काम पर लग जाते हैं। इंस्पेक्टर नूर सारा दिन बस उसी खूनी किताब के बारे में सोचती रहती है। शाम को जैसे ही ड्यूटी खत्म हुई, इंस्पेक्टर साहिबा ने सब इंस्पेक्टर महेश को बुलाया और कहा, कल मैं ड्यूटी पर थोड़ा लेट आऊंगी, तब तक तुम सब संभाल लेना। सब इंस्पेक्टर महेश ने हाँ में सर हिलाया। इतना कहकर इंस्पेक्टर नूर घर के लिए निकल जाती है। रात को घर पहुंचकर मन ही मन सोच रही है, क्या किया जाए, कैसे इस खूनी किताब को रोका जाए ताकि शहर में किसी और मासूम की जान ना जाए। सोचते सोचते नूर सो जाती है। सुबह उठते ही नूर लाइब्रेरी शाइन के लिए निकल जाती है। सोचती है यहाँ से कुछ पता चले। वो लाइब्रेरियन दिनेश के पास पहुंच जाती है। पुलिस को आया देख दिनेश घबरा जाता है। मैडम आइए, कैसे आना हुआ? आज आपको हमारी याद कैसे आई? धन्य भाग हमारे जो आप यहाँ पधारे। ये सब बातें छोड़ो, मैं दरअसल यहाँ किसी बहुत जरूरी काम से आई हूँ। एक खूनी किताब है कोई, जो अब तक 3 लोगों की जान ले चुकी है। मुझे उसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करनी है। शायद आपसे या फिर इस लाइब्रेरी से हमें कुछ मदद मिल सके। खूनी किताब? नूर की बात सुनकर दिनेश के पसीने छूट जाते हैं। हाँ हाँ, खूनी किताब। अब और ज्यादा सवाल जवाब करो मत, मुझे बताओ जल्दी, ऐसी कोई किताब है क्या तुम्हारी लाइब्रेरी में? ना मैडम, ऐसी तो कोई किताब नहीं है, और होगी तो भला मुझे कैसे पता होगा इसके बारे में। पर हाँ, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ इस विषय में। एक पाठक है जो नियमित रूप से इस लाइब्रेरी में आते हैं कई वर्षों से, शायद उनसे कोई मदद मिल सके आपको। क्या नाम है उनका? डॉक्टर अविनाश। हाँ, यही नाम है उनका। अच्छा, उनका कोई एड्रेस, कहाँ रहते हैं, या फिर कोई कॉन्टैक्ट नंबर? 1 मिनट, मैं एंट्री बुक में देखकर बताता हूँ। अविनाश, हाँ मिल गया। कॉन्टैक्ट नंबर तो नहीं है, पर मैडम एड्रेस जरूर है। जल्दी बताओ क्या है एड्रेस? अंधेरी गली, मेन बाजार, बंगलो नंबर 444। ओके ठीक है। इतना कहकर इंस्पेक्टर नूर डॉक्टर अविनाश के घर के लिए निकल जाती है। इंस्पेक्टर नूर दिनेश से डॉक्टर अविनाश का पता लेकर उनके घर के लिए निकल पड़ती है। कुछ समय बाद नूर की जीप डॉक्टर के घर के आगे जाकर रुकती है। इंस्पेक्टर नूर डोर बेल बजाती है। अंदर से एक नौकर निकल कर आता है। जी, कौन है आप और किससे मिलना है आपको? जी, मैं इंस्पेक्टर नूर हूँ, डॉक्टर अविनाश जी से मिलना था मुझे। आइए मैडम आइए, डॉक्टर साहब अंदर ही है। नौकर इंस्पेक्टर नूर को डॉक्टर अविनाश के रूम तक ले जाता है। ये लीजिए मैडम, यही है डॉक्टर साहब का रूम। नूर ने कहा, एम आई कमिंग? सो यस कम। ओह इंस्पेक्टर साहिबा, आप यहाँ? क्या बात है, सब कुशल मंगल तो है ना? नहीं डॉक्टर साहब, कुछ भी कुशल मंगल नहीं है। शहर की शांति भंग हो चुकी है। लगातार तीसरी जान चली गई और हम कुछ भी नहीं कर पाए। तीसरी जान? डॉक्टर अविनाश ने चौंकते हुए कहा। हाँ डॉक्टर साहब, एक खूनी किताब है कोई, जो ये सब जाने ले रही है एक एक करके सबका। खूनी किताब? ओह माय गॉड, का मतलब इन सब कत्ल के पीछे उस किताब का हाथ है। उस किताब मतलब कौन सी किताब डॉक्टर साहब? वही किताब जिसे मैंने एक दिन आज से कई वर्षों पहले पर्ल लाइब्रेरी में देखा था। पर्ल लाइब्रेरी? नूर ने चौंकते हुए कहा। हाँ, पर्ल लाइब्रेरी यहाँ से ठीक 300 किलोमीटर दूर जोधपुर में स्थित है। बहुत ही प्राचीन लाइब्रेरी है। वहीं देखा था इस किताब को लगभग 31 साल पहले। 31 साल पहले? इंस्पेक्टर नूर कुछ सोच में पड़ जाती है। 31 साल पहले जो किताब आपने देखी, वो अब जान की दुश्मन क्यों बनी हुई है? ये तो मैं नहीं जानता इंस्पेक्टर साहिबा। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ और मालूम है आपको इस किताब के बारे में? इंस्पेक्टर नूर डॉक्टर अविनाश से इतनी जानकारी हासिल करके वहाँ से निकल जाती है। सीधा पुलिस स्टेशन पहुँचती है। गुड आफ्टरनून मैम, महेश ने कहा। वेरी गुड आफ्टरनून, नूर ने कहा। कुछ मालूम हुआ मैडम उस खूनी किताब के बारे में? महेश ने कहा। हाँ, कुछ शुरुआती जानकारी तो हासिल हुई है जो हमारी बहुत मदद कर सकती है। फिर से किसी की जान न जाए बस इसमें, नूर ने कहा। अच्छा सुनो महेश, मेरे लिए एक कॉफी मंगवा दो।
ओके मैडम, अभी लाया। देर बाद कॉफी नूर की टेबल पर हाजिर हो जाती है। नूर कॉफी पीते पीते बहुत सोच में डूबी हुई है। इतने में ही से एक कॉल आती है। जल्दी आइए मैडम, यहाँ एक औरत की मौत हो चुकी है। नूर, ओ माय गॉड, फिर से एक और कत्ल। कॉफी का कप टेबल पर ही छोड़कर महेश को साथ लेकर जांच के लिए निकल जाती है। जैसे ही वहां पहुंचती है, बहुत भीड़ लगी हुई होती है। यहाँ जैसे तैसे इंस्पेक्टर नूर भीड़ को एक तरफ करके उस लाश तक पहुंच जाती है। ओ माय गॉड, ये भी मारी गई। वो लाश एक 23 साल के युवा की थी। इंस्पेक्टर नूर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो वहां से फिंगरप्रिंट इकट्ठा करके थाने पहुंचती है। लाश को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए शहर के सिटी हॉस्पिटल में एम्बुलेंस से भिजवा दिया जाता है। ये सारे काम निपटाने में नूर को शाम हो जाती है। वो ड्यूटी से सीधा घर जाती है। बेड पर लेटे लेटे सोच रही है, अभी मुझे और ज्यादा देरी ना करते हुए लाइब्रेरी पर्ल के लिए निकल जाना चाहिए। वो रात के 10 बजे कांस्टेबल महेश को कॉल करती है। सुनो महेश, मैं कल सुबह 3 दिन के लिए जोधपुर जा रही हूँ, तो चार्ज 3 दिन तक तुम्हारे हाथ में है और तुम्हें ही यहाँ सब कुछ संभालना पड़ेगा। ओके मैडम, आप निश्चिंत रहे, मैं देख लूंगा सब। इंस्पेक्टर नूर सुबह सुबह 5 बजे ही जीप लेकर जोधपुर के लिए रवाना हो जाती है। वो लगभग दोपहर 12 बजे तक जोधपुर शहर में पहुंच जाती है। काफी थकी हारी होने की वजह से एक होटल में रुक जाती है। सबसे पहले रूम में मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो जाती है। फिर पास रखे फोन से एक कॉफी और कुछ खाने के लिए ऑर्डर करती है, क्योंकि अब तक बहुत भूख लग चुकी थी नूर को। वेटर कॉफी लेकर रूम में प्रवेश करता है और चाय और कुछ खाने का सामान टेबल पर रख कर वहीं एक साइड पर खड़ा होकर इंस्पेक्टर नूर की तरफ देखने लगता है। अबे यहाँ खड़ा अब मेरा मुंह क्यों देख रहा है, जाना अब यहाँ से, नूर ने गुस्से में कहा। जी मैडम, वो मेरी टिप। क्या साले, तू एक पुलिस वाली से टिप लेगा? वेटर को डांटने पर वो वहाँ से डर के मारे खिसक जाता है। साला यहाँ पहले से ही भेजा खराब है, ऊपर से ये मैडम मेरी टिप। नूर खुद में बड़बड़ाई जा रही थी गुस्से में। कॉफी पीने के बाद नूर उस नंबर पर कॉल करती है, ये पूछने के लिए कि लाइब्रेरी पर्ल शाम को किस टाइम खुलती है। पता चलता है कि लाइब्रेरी आज की इवनिंग में बंद है। अगली सुबह नूर लाइब्रेरी पर्ल के लिए निकल जाती है। इंस्पेक्टर नूर लाइब्रेरी पर्ल को देखकर अचंभित हो जाती है। उसने देखा कि ये लाइब्रेरी तो वर्षों पुरानी है और फिलहाल तो एक जर्जर इमारत में तब्दील हो चुकी है। साफ सफाई की कोई खास व्यवस्था नहीं है यहाँ, और को देखकर ऐसा लगता है कि शायद ही यहाँ कोई आता होगा। नूर अंदर जाती है, डायरी में एंट्री करवाती है और लाइब्रेरियन को सब मामला समझाती है। फिर वो वहाँ पर पड़ी एक लकड़ी की मेज पर बैठ जाती है। तब तक लाइब्रेरियन खूनी किताब को ढूंढने में व्यस्त था। लाइब्रेरियन खूनी किताब को हर जगह ढूंढता है। उसने सारी लाइब्रेरी को छान मारा, लेकिन उसे किताब कहीं नहीं मिल पाई। आई एम सॉरी मैडम, खूनी किताब लाइब्रेरी में नहीं है। व्हाट? खूनी किताब लाइब्रेरी में नहीं है? इसका क्या मतलब है? को अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रहे हो? यहाँ पर लोगों की जान पे जान जा रही है और तुम कह रहे हो कि लाइब्रेरी में किताब नहीं है? तुम्हें पता भी है कि वह किताब कितनी कीमती है हमारे लिए? एक आखिरी वही रास्ता बचा था जिससे और खून होने से रोका जा सकता था। आखिरी रास्ता भी बंद हो गया। पता नहीं अब क्या होगा, कितनी और जाने जाएंगी और ना जाने हमें जनता से कितनी गालियां खानी पड़ेगी। कानून का विश्वास उठ जाएगा हम पर से। कुछ न तो कुछ करना ही होगा, पर क्या करूं मैं? इंस्पेक्टर नूर बहुत गहरी सोच में डूबी हुई है। इंस्पेक्टर नूर को अब सोच करके सिर दर्द करने लगा कि आखिर ये खूनी किताब गई तो गई कहाँ? अब पता कैसे चलेगा कि ये हत्याएं और मर्डर्स किस वजह से हो रही है और क्यों हो रही है? मुझे कुछ तो करना होगा, वरना सारे पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और जनता हमें जूतों से मारेगी, वो बात अलग है। पर करूँ तो करूँ क्या? कैसे ढूंढूं इस खूनी किताब को? और पता भी नहीं है, इतने लोगों की जाने जाएंगी। इंस्पेक्टर नूर वहां से सीधा होटल रूम में पहुंचती है। यहाँ सोच में डूबी हुई है, तभी तो याद आया कि क्यों ना मैं गूगल का इस्तेमाल करूं, शायद कोई बात वहां से पता चल सके इस किताब के बारे में। नूर ने गूगल पर सर्च किया तो बस इतना ही लिखा हुआ आया कि ये एक खतरनाक किताब है जिसने बहुत से लोगों की जानें ले ली है।
इसके बारे में इतना ही बताया जाता है कि इसकी संपूर्ण जानकारी कैलाश के पहाड़ियों में उपलब्ध है। इंस्पेक्टर नूर वहां से सीधा कैलाश के लिए निकल जाते हैं। लगभग 6 से 7 घंटे के बाद वहां पहुंचती है। जंगलों के रास्तों से होते हुए चारों ओर बस पहाड़ी पहाड़ और कुछ भी नहीं था। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चोटियां हर तरफ। नूर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस दिशा की ओर जाए। वहां पहाड़ी पर बस चंद साधु ही बैठे हुए थे, क्योंकि आम जन का वहां जाने या आने पर पाबंदी लगी हुई थी। नूर एक तरफ गाड़ी रोककर एक साधु के पास जाती है। प्रणाम बाबा। प्रणाम बेटी। बेटी कौन हो तुम और इन पहाड़ियों में क्या कर रही हो अकेले? बाबा मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। बेटी यहाँ क्या अपराध हुआ है, तुम बताओ जो तुमको यहाँ आना पड़ा? नहीं बाबा, अपराध यहाँ नहीं, यहाँ से कोसों दूर हुआ है, और वो भी ऐसा अपराध जिसको रोकने में पुलिस भी असमर्थ साबित हो रही है। पर हुआ क्या है बेटी? बाबा कोई खूनी किताब है जो लोगों की जानें ले रही है। क्या खूनी किताब? ऐसा कैसे हो सकता है? खूनी किताब तो कोहराम मचा देगी, पर ये लोगों तक पहुंची कैसे? वो तो मुझे नहीं पता बाबा, पर हाँ वो जान पर जान लिए जा रही है। पर बाबा आप ये तो बताइए कि आप क्या क्या जानते हैं खूनी किताब के बारे में? बेटी वर्षों पहले एक महान तपस्वी हुआ करते थे जिनका नाम कालजयी हुआ करता था। वो हमेशा तपस्या में लीन रहा करते थे। कई वर्ष की तपस्या के कारण उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने स्वयं उन्हें एक किताब दी थी जिसमें बहुत सी शक्तियों का उल्लेख था और जिसे पढ़कर कालजयी जो चाहे वो कर सकता था। पर धीरे धीरे कालजयी को अपनी उस तपस्या से हासिल की गई मायावी किताब पर अहंकार आने लगा, जिसकी वजह से उसको लगा कि जैसा पराक्रमी और मायावी कोई नहीं है। इसलिए तब भगवान शिव ने खुद गुस्से में आकर उसको श्राप दिया था कि मैं तुमसे ये मायावी किताब छीनकर धरती पर फेंक रहा हूँ और तुम आज से बिल्कुल ही आम इंसान की जिंदगी जियोगे, और हाँ तुम्हारे पाप कर्मों का फल तुमको तब तक भुगतना होगा जब तक कोई नेक दिल इंसान इस किताब को कैलाश तक ना पहुँचा दे। और सुनो, तुम्हारी ये किताब जो कोई भी खोलेगा, खुलते ही वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, और आज ये मायावी किताब खूनी किताब के रूप में तब्दील हो जाएगी। अब तुम्हें ये दंड भुगतना ही होगा। क्या नूर उस खूनी किताब से लोगों को बचा पाएगी, या क्या इंस्पेक्टर नूर ही है वो साफ दिल इंसान जो उस किताब को कैलाश पर्वत तक छोड़ आएगी? पिछले भाग में हमने देखा कि इंस्पेक्टर नूर को साधु द्वारा उस किताब के बारे में बहुत सी जानकारी हासिल होती है। अब आगे साधु की सारी बताई हुई बातों को ध्यान से सुनने के बाद नूर कहती है, तो बाबा आप ये बताइए कि इस किताब को ढूंढे कहाँ, जिससे जल्द से जल्द इसको कैलाश तक पहुंचाया जा सके। बेटा देखो, इस ब्रह्मांड में हर चीज का अस्तित्व है। जैसे तुम यहाँ मेरे सामने शरीर रूप में विद्यमान हो, पर तुम इस वायु और ये कहूँ कि इस वातावरण में भी एक सूक्ष्म रूप में हम हमेशा विद्यमान हो। पर बाबा इस बात का क्या अर्थ हुआ और इससे हमें कौन सी मदद मिलने वाली है? बेटी मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हें तो नहीं पता, पर वो खूनी किताब पृथ्वी के किसी हिस्से पर तो जरूर है, और उसको ढूंढने का एक ही रास्ता है जो बहुत ही कठिन है, और उसमें जान जाने तक की नौबत आ सकती है। पर अगर तुम चाहो तो तुम ये जो हर दिन मौतें हो रही हैं, इनको रोक सकती हो। ये सब संभव हो सकता है। संभव हो सकता है कैसे? जल्दी बताइए बाबा। नूर ने कहा, बाबा मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा जोखिम भरा है, जिसमें तुम अपनी जान से भी हाथ धो सकती हो। क्या क्या ऐसा कौन सा रास्ता है बाबा? मैं अपनी जान की परवाह नहीं करती, और हम तो कानून हैं। अपनी जान पर खेलकर हर नागरिक की रक्षा करना हमारा धर्म है। हम अपनी जान बचाने के मोह से अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकते। जो भी रास्ता है, चाहे वो कैसा भी हो, हम उस पर चलने को तैयार हैं। आप साफ साफ बताइए कि कौन सा रास्ता है वो, जिससे इस रोज हो रही तबाही को रोकने में मदद मिलेगी। बाबा कहते हैं, समय यात्रा की रास्ता। नूर, समय यात्रा? हाँ बेटी,
समय यात्रा का रास्ता। जाना होगा तुम्हें उस समय यात्रा पर। वहीं से लानी होगी वो पवित्र किताब जो आज के समय में खूनी किताब के नाम से प्रसिद्ध है। पर बाबा, मुझे वो किताब मिलेगी कहाँ और कहाँ जाना होगा मुझे, ये तो मैं नहीं बता सकता, मगर मैं अपनी शक्तियों से तुम्हें समय यात्रा पर भेजकर तुम्हें उसको हासिल करने का एक जरिया तो दिखा ही सकता हूँ। पर क्या बाबा? नूर ने चौंकते हुए कहा। एक बात का ध्यान रहे, समय रहते हुए अगर तुम वो पवित्र किताब लेकर वापस नहीं आई तो कोहराम मच जाएगा। पर बाबा, मुझे वहाँ कैसे पता चलेगा कि वो पवित्र किताब कहाँ मिलेगी? मैं उसको कैसे ढूंढूंगी? ये तुम्हारा काम है जो केवल तुम्ही को करना होगा, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके। मैं इतना बता सकता हूँ कि हाँ, बहुत ज्यादा खतरा है जिसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। इंस्पेक्टर नूर खूनी किताब की तलाश में समय यात्रा पर जाने के लिए साधु को हामी भर देती है। आखिर कानून की इज्जत और जनता की रक्षा का सवाल जो था, अब कानून से लोगों का विश्वास उठने लगा था। हर रोज हो रही हत्याओं से और जनता भी अब कांपने लगी थी कि क्या पता कब ये हत्याओं का सिलसिला बंद होगा। इंस्पेक्टर नूर को भी कहीं न कहीं बस एक ही डर सता रहा था कि कानून के प्रति लोगों का विश्वास बिल्कुल खत्म ही ना हो जाए। इसलिए वो कुछ भी करके इस खूनी खेल को खत्म करना चाहती थी। साधु ने नूर को अपने सामने बैठाया और कुछ मंत्रों से अभिमंत्रित करके जल उस पर छिड़कने लगा। वो लगातार मंत्र फूके जा रहा था और इंस्पेक्टर नूर अपनी आंखें बंद किए साधु के सामने शांत मुद्रा में बैठी हुई थी। अब कुछ ही समय बाद इंस्पेक्टर नूर की आत्मा उससे अलग हो गई थी। कुछ समय के लिए साधु ने अपनी शक्तियों से नूर की आत्मा को उसके शरीर से अलग कर दिया था। कुछ ही पल में नूर एक अलग ही दुनिया में पहुंच गई थी। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था। चारों ओर बचाओ बचाओ की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। मंजर बहुत ही डरावना था। दरअसल साधु ने अपनी शक्तियों से इंस्पेक्टर नूर को लाखों वर्ष पहले के समय में भेज दिया था। इंस्पेक्टर नूर अब एक सुनसान और घने वन में थी, जहां का मंजर बहुत ही सुनसान नजर आ रहा था। वास्तव में बहादुर नूर का दिल आज डर के मारे धड़क रहा था। हर पल उसे एक डर सताए जा रहा था। उसे इसी बात की चिंता थी कि वो आखिर आ कहाँ गई है, और उसने अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वो नहीं जानती थी कि वो राक्षसों के वास स्थान पर पहुंच चुकी थी, और वो जानती थी कि अगर किसी ने उसको देख लिया तो आज तो उसको कच्चा ही चबा जाएंगे। नूर डर डर के आगे उस वन में अपने कदम रख रही थी। अपने चारों तरफ चप्पे चप्पे पर नजर घुमा रही थी कि कहीं कोई मुसीबत उसको ना घेर ले। डर तो लग रहा था, कर भी क्या सकती थी। ये जनता की रक्षा का वादा जो किया था खुद। नूर को अपनी तरफ आते हुए कुछ कदमों की आहट से सुनाई दी। वह बहुत ही डरी और सहमी सी लग रही थी। कुछ आज उसने अपने चारों ओर देखा पर वहां कोई नहीं था। उसको लगा कि शायद ये उसका भ्रम था। उस आहट को नजरअंदाज करके नूर आगे बढ़ने लगी। तभी हवा में उड़ता हुआ एक बाज उसके पास आया और बोला, कौन हो तुम और यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? आम इंसान तो नहीं लगती हो, जरूर ही कोई मायावी देव हो जो दानवों के इलाकों में आई हो। इंस्पेक्टर नूर ने कांपते हुए से पूछा कि तुम बताओ पहले, तुम कौन हो? उस बाज ने बोलना शुरू किया, मैं व्योम हूँ, राक्षसों का दिन का पहरेदार। मेरा काम है उनको हर आने वाले खतरे से पहले वो अवगत कराना। मुझे लगता है कि तुम यहाँ जरूर किसी का वध करने आई हो, क्योंकि देव इस दिशा में जल्दी से आने की हिम्मत भी नहीं करते हैं। पर तुम मुझे कोई मायावी लगती हो जो यहाँ किसी उद्देश्य हेतु आई हो। नूर ने कहा, देखिए व्योम जी, मैं कोई मायावी नहीं हूँ, बल्कि एक इंसान हूँ जो यहाँ किसी कार्य के लिए वर्षों आगे के समय यात्रा करके इस कार्य में या फिर इस समय में आई हूँ। मूर्ख लड़की, मुझे मूर्ख बना रही हो। मुझे की बातों से जरूर कोई तबाही करने आई है, तो जल्दी से स्टार्ट करना पड़ेगा। इतना कहकर वो बाज रूपी राक्षस उड़ गया
और इधर उसकी बात सुनकर नूर के होश, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि व्योम ने उसकी बात पर भरोसा क्यों नहीं किया और वो उसको कोई देवी ही क्यों समझ रहा था। नूर के लिए ये सब एक कहानी जैसा लग रहा था, पर उसे आभास होने लगा था उन खतरों का जिनके बारे में शादू ने बताया, और शायद अब ऐसे खतरा तो न बाकी था। नूर को आज सच में बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वो आज थी ही कुछ ऐसी दुनिया में जो वास्तव में बहुत भयानक थी। हर कदम पर मौत नूर का इंतजार कर रही थी। वो जैसे तैसे करके राक्षसों के इस इलाके को पार कर बहुत दूर निकल आई थी। कुछ ही दूर जाने पर उसे वो ऋषि दिखाई देते हैं, जिसने इस समय में भगवान शिव की पूजा करके वो मायावी किताब हासिल की थी। उसने देखा कि ऋषि तपस्या में लीन है। मुझे भी भगवान शिव की तपस्या करके उनसे ये किताब उन ऋषि से पहले ही पानी होगी। नूर ने सबसे पहले पास ही एक सरोवर में स्नान किया और पूर्ण शुद्ध आत्मा से मिट्टी से भगवान शिव का एक शिवलिंग बनाकर श्रद्धा भाव से पूजा करने बैठ गई। इस तरह ध्यान करते करते नूर को काफी लंबा अरसा बीत गया। एक दिन उनकी भक्ति से खुश होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हुआ। मांगो बेटी, क्या चाहिए तुम्हें? प्रणाम भगवान, मैं तो दर्शन मात्र से ही खुश हुई। प्रभु, पर पृथ्वी लोक पर आई तब भाई को मुझे आपसे कुछ मांगना ही पड़ेगा। हाँ बेटी, अवश्य। हे प्रभु, मुझे वो मायावी किताब चाहिए जो आज पृथ्वी पर खूनी किताब के रूप में प्रसिद्ध है और उसने बहुत से मासूमों की जान ली है और उसकी ये तबाही रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अगर आप मुझे वो पवित्र मायावी किताब देंगे तो जन मासूम की जान बचाई जा सकती है। भगवान शिव ने नूर की वो बात सुनकर मायावी पवित्र किताब उसको दे दी। किताब मिलते ही नूर के चेहरे पर खुशी छा गई और उसे आज पहली बार लगा कि हाँ, अब ये तबाही का सिलसिला जड़ से खत्म हो जाएगा। इधर पर्वत पर ध्यान में बैठे ऋषि को पता चला कि नूर को पवित्र किताब मिल चुकी है, तो उसने अपनी शक्तियों से नूर को वापस वर्तमान में बुला लिया। नूर ने वो पवित्र किताब ऋषि के हाथों में थमा दी और कहा कि ऋषिवर, जितना जल्दी हो सके आप इस पवित्र किताब को उसके अस्तित्व वाले स्थान पर रख दें और ये तबाही का सिलसिला खत्म करें। ऋषि ने ज्यादा देरी ना करते हुए उस किताब को उसके अस्तित्व स्थल पर रख दिया और ऐसा करते ही खूनी किताब का वजूद खुद ब खुद खत्म हो गया। अब इंस्पेक्टर नूर ने ऋषि का धन्यवाद करते हुए उनसे विदा ली और वापस चली गई। उसके आते ही सबको पता चला कि खूनी किताब का खूनी खेल अब खत्म हो चुका है। इंस्पेक्टर नूर के इस साहसी काम से खुश होकर पुलिस विभाग ने उनको सीधा डीएसपी का कार्यभार सौंपा और जनता ने भी उनका आभार जताया। तो आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आपके पास भी खुद के कुछ हॉरर स्टोरीज है या एक्सपीरियंस तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं आपकी कहानी को आवाज़ ज़रूर दूंगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरा टारगेट है 1K सब्सक्राइबर अचीव करना। मैं आशा करती हूँ कि आप मुझे मेरे टारगेट पे पहुँचाने में हेल्प ज़रूर करेंगे।